हेलो एक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप सभी उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपने न्यू एफएफ को वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। इस चैनल में मैं जो एफएफ शेयर कर रही हूँ उसे कंप्लीट करने के बाद इस चैनल में और कोई भी एफएफ शेयर नहीं करूँगी। उम्मीद है आप सभी मुझे पहले की तरह ही सपोर्ट करोगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि मु वांगजी से कहती है, राजकुमार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। वांगजी कहता है ठीक है। हालांकि वांगजी बहुत ज़्यादा थक गया था, जिसे आराम देने के लिए मु ने ये कहा था। वो सभी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वांगजी उन सभी से थोड़ा दूर बैठ गया और अपनी दोनों आंखों को बंद करके कल्टीवेशन करने लगा। मु वांगजी की तरफ देखकर स्माइल करती है। करीब आधे घंटे बाद वो सभी उठे और अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ गए। अब वांगजी को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। इस तरफ क्लाउड रिसेस में चिरान और सीचान दोनों ही अपने कामों में व्यस्त थे। चिरान सभी क्लान मास्टर के रहने के लिए उनके कमरों का और स्वागत की तैयारी कर रहा था और सीचान सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम हॉल की प्रिपरेशन कर रहा था। थोड़ी देर में ही सभी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आ गए। सीचान कुछ मास्टर के साथ मिलकर उन सभी पर नज़रें रखे हुए था, ताकि वो सभी कुछ भी गड़बड़ ना कर पाए। अब हमें विहिंग को दिखाया जाता है। जिंगसी के अंदर बैठे बैठे विहिंग बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। आज बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए क्लासेस भी बंद थी और वो बैठ बैठ कर करे भी क्या। तभी वो कुछ सोचकर एक पोटली उठाता है और जिंगसी से बाहर निकल गया। वो क्लाउड रिसेस में अंदर की ओर जाने लगा। तभी उसे 2 डिसिपल्स मिले जिन्होंने विहिंग को बो किया। विहिंग ने भी उन्हें बो किया और आगे की ओर बढ़ गया। क्लाउड रिसेस में जंगलों के बीचों बीच झरने के पास पहुंचकर विहिंग ने जब देखा तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रैबिट आपस में खेल रहे थे। विहिंग अपने दबे पाँव के साथ उन सभी की ओर बढ़ने लगा, पर रैबिट ने उसको भांप लिया और जल्दी से जाकर झाड़ियों में छुप गए। पर एक रैबिट जो नहीं छुपा। विहिंग ने जैसे ही खाना लेकर उसे दिखाया, वो कूदते हुए विहिंग के पास आ गई और उसके हाथों से खाना खाने लगी। विहिंग अपने हाथों से धीरे धीरे उसको सहला रहा था। सभी रैबिट अपने सिर को निकाले विहिंग और उस रैबिट को देख रहे थे। उन सभी को देखकर विहिंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसने सभी के लिए वहाँ पर खाना रखा, पर कोई भी आकर खाना नहीं खाता, जिसे देख विहिंग थोड़ा उदास हो गया। रैबिट के खाना खाते ही विहिंग ने उसे बड़े प्यार से अपने गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसे नीचे छोड़ दिया, जिससे वो अपने दोस्तों के पास कूदते कूदते चला गया। वो सभी रैबिट विहिंग से थोड़ी दूर पर ही खेल रहे थे, जिन्हें देख विहिंग स्माइल करता है। तभी अचानक विहिंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी में बदल गया। उन सभी को खेलते हुए देख विहिंग को अपने दोस्तों की याद आ गई। उसके आंखों में एक खालीपन साफ साफ झलक रहा था। वो अपनी उदास दोनों आंखों के साथ झरने के बहते हुए पानी की तरफ देखने लगा। झरने के उस तरफ एक बड़ा घना जंगल है। उन पेड़ों के बीच से एक पर्सन अपने लाल लाल आंखों के साथ विहिंग की ओर देखे जा रहा था, मानो अगर विहिंग अभी उससे मिल गया तो वो उसे मारकर उसका खून ही पी जाएगा। पर विहिंग ने उसे नोटिस नहीं किया था। वो अपने पास पड़े छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर पानी के अंदर फेंकने लगा। कुछ समय बाद वो उठा और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। अब हमें सीचान को दिखाया जाता है। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। सीचान कुछ मास्टर के साथ मिलकर उन सभी पेपर को अच्छी तरह चेक करता है। उस एग्ज़ाम में जो कोई भी पास हुआ था उन सभी को क्लाउड रिसेस में रहने के लिए एक एक कमरा दिया जाता है। अगले दिन सुबह से उन सभी की शिक्षा शुरू हो जाएगी। अब हमें चिरान को दिखाया जाता है। क्लाउड रिसेस में कुछ क्लान मास्टर आगे पहुंच गए थे। वो उन सभी का अच्छे से स्वागत करके उन सभी को उनके कमरे तक पहुंचा देता है। अब हमें शाम के 7 बजे का सीन दिखाया जाता है। वांगजी, मु और उनके साथ जो भी मेंबर्स थे वो सभी एक बाजार के बीचों बीच चले जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाते ही वांगजी एक इनके सामने खड़ा होकर मु को कहता है, अब हमें यहाँ पर रहकर आराम करना चाहिए। अगले दिन सुबह हम गुस्सू के लिए निकलेंगे। मु कहती है ठीक है राजकुमार।
वो सभी उस इन के अंदर चले गए। डिनर करने के बाद उन सभी ने 3 कमरे बुक किए और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। हर रोज की तरह वांग जी आज भी जल्दी उठ गया। वो उठकर थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद जल्दी से तैयार हो जाता है। वो सभी जब बाहर आए तो मुंह ने एक सवारी तैयार किया था जिसमें बैठकर वो गुसू जाने वाले थे। सभी उसमें बैठ गए। इस तरफ क्लाउड रिसेस में सभी सेक्टर मास्टर आ चुके थे। अब इंतज़ार था तो सिर्फ वांग जी का। दोपहर के वक्त वांग जी और मुंह गुसू पहुंच गए। वो सभी सवारी से जब बाहर निकल रहे थे तभी 2 डिसिपल्स ने वांग जी को देख लिया। उनमें से एक दौड़ते हुए चिरान और सिचान के पास जाकर कहता है, मास्टर राजकुमार आ चुके हैं। ये कहते हुए वो हाँफने लगा। सिचान और चिरान दोनों ही मेन गेट के पास आए। उन्होंने देखा वांग जी, मुंह और उनके साथ कुछ मेंबर्स हैं। वांग जी को देखकर चिरान कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला वांग जी? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वो कुछ कहता उससे पहले ही मुंह उन सभी को प्रणाम करते हुए कहती है, क्षमा कीजिएगा मास्टर, पर राजकुमार को थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। वो कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। आप थोड़ी देर उन्हें आराम करने दीजिए, उसके बाद आप बात कर लेना। जिसे सुन सिचान वरीड होते हुए कहता है, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारे लिए वैद्य को बुलाऊं? वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर, मैं ठीक हूँ। चिरान कहता है, ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वांग जी वहाँ से जाने लगा। तभी मुंह ने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए राजकुमार, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वांग जी अपने हाथों को उससे दूर हटाते हुए कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आगे जा सकता हूँ। ये कहकर वो आगे की ओर जाने लगा। वहाँ पर कुछ डिसिपल्स थे जिन्होंने वांग जी और मुंह को देख लिया था। वो सभी चुपचाप अपने क्लास में चले गए। तभी सिचान ने एक डिसिपल को बुलाकर कहा, जाकर राजकुमारी को उनका कमरा दिखाओ। ये कहकर वो मुंह की तरफ मुड़ा और कहता है, राजकुमारी आप जाकर आराम कीजिए। मुंह ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उस डिसिपल के पीछे पीछे जाने लगी। जब वांग जी जिंगसी पहुंचा तो कमरे में कोई भी नहीं था क्योंकि क्लास चल रही थी और विहिंग क्लास कर रहा था। क्लास ख़त्म होते ही विहिंग को पता चला कि उसका जांगफू आ चुका है। वो खुशी खुशी जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। तभी एक न्यू डिसिपल दूसरे डिसिपल से कह रहा था, तुम्हें पता है आज मैंने राजकुमार लैन वांग जी को एक लड़की के साथ देखा। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मुझे लगता है उन दोनों की शादी होने वाली है। तभी एक लैंड डिसिपल पीछे से कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं लैंड क्लैन में पीछे पीछे बातें करना मना है। अगर मैं इस बारे में मास्टर को कहूँगा तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। तभी वो डिसिपल माफ़ी मांगते हुए कहता है, माफ़ कीजिए, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ आप इस बारे में मास्टर को मत कहना। वो कहता है, ठीक है। जिसे सुन वहीं के कदम वहीं पर रुक गए। फिर वो धीरे धीरे कदमों से जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। वो जब कमरे में पहुंचा तो देखा उसका जांगफू बेड पर लेटकर सोया हुआ है। वो बेड के पास गया और वांग जी के फेस को निहारने लगा। वांग जी का फेस थोड़ा डल दिख रहा था। उसने वांग जी के फेस पर अपने हाथ रखते हुए सोचा, क्या जांगफू ने अपना ध्यान नहीं रखा? वो कितना ज़्यादा बीमार दिख रहे हैं। विहिंग का हाथ फील करते ही वांग जी उठ गया। उसने विहिंग के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, विहिंग तुम आ गए? विहिंग कहता है, हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? तुम्हें भूख लगी है? वांग जी कहता है, हाँ। विहिंग जल्दी से खाना लाकर टेबल पर लगा देता है। वो दोनों बैठकर खाने लगे। तभी विहिंग की नज़र वांग जी के हाथ पर लगे हुए चोट पर पड़ी जहाँ पर बैंडेज हुआ था। विहिंग कहता है, लैनजान तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें ये चोट कैसी लगी? वांग जी कहता है, खाने के वक्त बात नहीं करते, पहले खाना खा लो, मैं बाद में बताऊंगा। वो दोनों खाना खाने लगे। जब उन दोनों ने खाना खा लिया, वांग जी विहिंग से कहता है, मैं जब लड़ रहा था तभी मुझे ये चोट लग गई। जिससे सुन विहिंग कुछ और भी कहने वाला था। तभी वांग जी विहिंग को रोकते हुए कहता है, मैं पहले अंकल से जाकर बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों बैठकर बात करेंगे। विहिंग कहता है, ठीक है। वांग जी अपने कमरे से निकला और चिरान के कमरे की तरफ जाने लगा। वो जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा चिरान और सिचान दोनों बैठकर कुछ बात कर रहे हैं। वांग जी को देखकर चिरान वांग जी को अपने पास आने के लिए कहता है। वांग जी चिरान के पास गया। चिरान वांग जी से कहता है, बताओ वांग जी, तुम्हें क्या पता चला? वांग जी ने सारी बात चिरान को बताई, जिसे सुनकर चिरान थोड़ा हैरान था। थोड़ी देर बाद सभा रखी गई जहाँ पर सभी क्लान मास्टर और वांग जी सभी मौजूद थे। वहाँ पर इस बात पर चर्चा होने वाली थी और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। सॉरी गाइस, आई नो ये पार्ट थोड़ा छोटा है,
नेक्स्ट पार्ट में बड़ा लाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों का आज का पार्ट पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड सॉरी फॉर द सम साउंड डिस्टर्बेंस।